नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। यूनिट 13 है ना, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा जो कि आपकी दिसंबर में होने वाली है। उसमें यूनिट 13 में आपका जर्मनी का एकीकरण दिया गया है ना। यूनिट 13 में जर्मनी का एकीकरण है। यूनिट 14 में इटली का एकीकरण था। अवनी, अरुणा है ना, अनीता, ER इकोनॉमिक्स, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राम राम है ना। एक बार मुझे सभी लोग सेशन के बारे में ये बताइए कि आवाज आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। लाइक शेयर जरूर करिएगा है ना, कॉन्करेंट व्यूअर्स और लाइक बराबर होना चाहिए। अशोक कुमार जी नमस्कार। 2 मई से एप्लीकेशन पर वर्ग 1 के सारे बैच लॉन्च होने वाले हैं है ना। ये आपकी यूट्यूब पर डेमो क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों का जो वर्ग 2 में हमें सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, उसी के बेस पर हमने वर्ग 1 और वर्ग 3 दोबारा से एक बार लॉन्च किया है। तो वर्ग 3 2 मई से है। अगर आप चाहते हैं तो वर्ग 3 के कोर्सेस और वर्ग 1 के मल्टीपल सब्जेक्टेड हैं आपके पास। हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है ना। कॉमर्स अभी नहीं है ना, कॉमर्स की क्लासेस अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही उसका टीचर हायर होता है वैसे ही आपको क्या हम बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके पास बेस्ट कंटेंट जाए, बेस्ट आपके पास MCQ जाए है ना। कॉपी पेस्ट नहीं, साहब की गोले लगा दिए, कॉपी पेस्ट नहीं है ना। चलो आइए बात करते हैं आज जर्मनी के एकीकरण पर। हमने कल इटली का एकीकरण देखा था शॉर्ट में, ठीक है, और ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जर्मनी के एकीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका यूनिट 13 का पार्ट है, ठीक है, यूनिट 13। और यूनिट 13 में एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। और अगर तुम्हें जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया, इटली का एकीकरण पढ़ लिया, तो पात्रता हो या मेंस है ना, सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ये पात्रता परीक्षा दिसंबर टारगेट है अपना, लक्ष्य अपना टारगेट दिसंबर है। अक्टूबर तक कोर्स सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, MCQ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है और 2-2 3-3 घंटे की क्लास में अकेले ही लेने वाला हूं। तो तनाव लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता है नहीं है ना। सर जी MCQ बहुत कर लिए हैं, पर एग्जाम में उल्टे प्रश्न आ रहे हैं, सर जी थ्योरी पढ़ा दीजिए ना, ताकि हम सब कहानी से समझ जाए। हम कहानी हमने कल थ्योरी ही पढ़ी थी सर है ना। अशोक जी हमने कल थ्योरी ही पढ़ी थी। जर्मनी छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, हाँ बटा हुआ था, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, और बता दो है ना। हम बात करेंगे ना ऑटो वन बिस्मार्क की, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं है ना। ओके सर जी, जब तक हम कर लेंगे आप प्लीज आप शुरू करवा देना। हाँ, तो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, कॉमर्स का है ना। आरती जी करते हैं बात। नमस्कार सिंगर नवीन सेन जी। सेशन को लाइक शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, 10th वालों को यही याद करवा था। चलो, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो हमें क्या याद रखना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब 19वीं सदी का प्रारंभ हो रहा है और 18वीं सदी का अंत हो रहा है, या 19वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या होता है, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। क्योंकि हमने देखा था एक वीना कांग्रेस व्यवस्था आई थी। कब आई थी, हमने कल भी बोला था कि जो वीना कांग्रेस व्यवस्था है, और वीना कांग्रेस जो व्यवस्था है ये कब की है, तो हमने कल देखा था कि ये वीना कांग्रेस व्यवस्था है ये आपका 1815 की है। और इसमें क्या है, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो मैटरनिक हैं वो अध्यक्षता करते हैं है ना। यहां पर जो अध्यक्षता का कार्यभार सौंपा गया है, यहां पर जो अध्यक्षता का कार्यभार सौंपा गया है वो मैटरनिक को सौंपा गया है। और मैटरनिक कौन है, तो मैटरनिक हैं आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार है ना। ये कौन है, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हैं। राजकुमार बोल दूं, शासक बोल दूं, बात एक ही है। और अगर इस वीना कांग्रेस व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा जाए कि जो जर्मनी था, जर्मनी को कितने भागों में बांटा गया था, तो जितने भागों में इटली को बांटा गया था उतने भागों में ही हमने जर्मनी को बांटा है। मतलब 3 भाग, एक उत्तर था, हाँ,
एक मध्य था, हाँ, और एक दक्षिण था, हाँ। तो उत्तर, मध्य और दक्षिणी हिस्से में 3 भागों में हमने क्या किया है, तो जर्मनी को बांटा है। मध्य में केवल एक ही चीज मिलती है जिसका नाम था राइनलैंड, है ना। सर जी मेरे 76 नंबर हैं, सोशल साइंस नॉन गेस्ट ओबीसी कैटेगरी, कोई चांस नहीं है? बिल्कुल है चांस, है ना, बिल्कुल है चांस, है ना। हाँ सर जी भोज यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, वर्ग 1 में एग्जाम दे, बिल्कुल दे सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी से, क्यों नहीं दे सकते? सरिता बाथम जी, है। तो जर्मनी को कितने, बाद में थोड़ा सा बात करेंगे हम, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जर्मनी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत काम आएगी, जैसे जब हम सर इटली का एकीकरण करते हैं ना, जब हम इटली का एकीकरण कर रहे थे, जब हम इटली का एकीकरण कर रहे थे, तब हमें उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र मिला था जिसका नाम था स्पेशली सार्डिनिया या पीडमोंट, है ना, जिसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट। एक हमें क्या मिला था, तो उत्तर पश्चिम में इटली के एक क्षेत्र या एक राज्य मिला था जिसका नाम था सार्डिनिया या पीडमोंट। ऐसे ही जब मैं जर्मनी के एकीकरण में आया, जर्मनी के एकीकरण में जब मैं आया, तब मुझे यहां पर एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम था प्रसा, जिसका नाम था प्रसा। जैसे इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट का योगदान था, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में प्रसा का एक अपना बहुत बड़ा योगदान था। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसा कहां पर था, तो जर्मनी के उत्तर में स्थित था। अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो जर्मनी के उत्तर में स्थित था, ठीक है। अगर मैं यहां पर व्यक्ति विशेष की बात करूं, तो तुमने देखा है कि काउंट काबूर जो था, काउंट काबूर जो था, इसे क्या बोला गया है, काउंट काबूर को इटली का मस्तिष्क कहा गया है। जो योगदान इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का था, वही योगदान ये जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, ऊपर ऊपर की बातें हो गई है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का था, है ना। तो ये तो एक मेजर चीज है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये आपको एक लाइन में याद रखना है कि इटली के एकीकरण में एक क्षेत्र, एक राज्य फेमस था जिसका नाम था क्या, सार्डिनिया पीडमोंट, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये अगर पूछा जाए कहां पर, तो हमने कल देखा था कि इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पीडमोंट स्थित है, इटली के उत्तर पूर्व में लोम्बार्डिनी वेनिसिया स्थित है, इटली के मध्य में परमा मेडोना टस्कनी है, इटली के दक्षिण में सिसिली है, जिसे हमने क्या बोला है, तो नेपल्स भी बोला है, ठीक है। तो यहां पर इटली के कहां पर है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये ऊपर ऊपर की बातें हो गई ओवरऑल। अब अगर वीना कांग्रेस में मैं ये बोल रहा हूं कि जर्मनी को 3 भागों में बांटा गया, तो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि वो 3 से भाग कौन से थे, और उन 3 भागों में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। उत्तर में क्या आता था, मध्य में क्या आता था, दक्षिण में क्या आता था। सर आपने हमें जब वर्ग 2 में जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया था, तब आपने हमें हनोवर करके एक जगह बताई थी, और आपने ये बोला था कि हनोवर जो है ये जर्मनी में है, और हनोवर का एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड का शासक बन जाता है। शायद मैंने 1714 में हनोवर से एक व्यक्ति है, हनोवर जर्मनी में है, हनोवर क्षेत्र का एक व्यक्ति था जिसका नाम भी मैंने आपको बताया है, जिसका मैंने आपको नाम भी बताया था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइएगा कि उसका नाम था इलेक्टर, कलेक्टर का कर दो इलेक्टर। सर जी यहां से वर्ग 1 में मेंस के लिए भी पूरी तैयारी बिल्कुल होगी, है ना। हाँ तो जर्मनी के 3 भाग पहले देखो, एक तो उत्तर है, ठीक है, एक आपका मध्य है, ठीक है, एक आपका दक्षिण है, ठीक है। आगे की स्लाइड में इन तीनों भागों को हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे की स्लाइड में हम तीनों को और आगे चल देते हैं। ये जो 3 भाग हैं, जो हमने वीना व्यवस्था के तहत जर्मनी को 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, 3 बड़े टुकड़ों में बांटकर फिर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहले कुछ मत करो, मध्य के नीचे राइनलैंड लिख दो। मध्य में अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जैसे वहां पर तुम्हें परमा मोडेना टस्कनी मिला था, हाँ मिला था, वहां पर तुम्हें परमा मोडेना टस्कनी मिला था, हाँ। पेपल्स में पोप का राज था, हाँ। इटली के एकीकरण की बात कर रहा हूं, क्योंकि इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण तुलनात्मक पढ़ा जाता है, तुलनात्मक पढ़ा जाता है ताकि तुम्हें चीजें याद रहें, दिमाग में फिट रहें। अब मैं अगर यहां पर बात करता हूं कि भाई उत्तर में क्या क्या रहेगा, तो उत्तर में तो बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर में ही तो प्रसा था, हाँ। उत्तर में ही तो सक्सनी था, हाँ, प्रसा है।
सैक्सनी बताया था, फ्रैंकफर्ट बताया था, और इसके अलावा हनोवर भी बताया था। सर ये हनोवर जगह का नाम है? हाँ, हनोवर जगह का नाम है। तो जर्मनी के उत्तर में क्या क्या है? सैक्सनी है, फ्रैंकफर्ट है, प्रसा है और हनोवर है। इसी हनोवर का एक व्यक्ति है इलेक्टर, जो कि इंग्लैंड का 1714 में शासक बनता है। इसलिए जर्मनी में हमेशा इंग्लैंड का हस्तक्षेप बना रहता है, क्योंकि जर्मनी का एक व्यक्ति इलेक्टर जो है वो इंग्लैंड का शासक बन जाता है। तो इंग्लैंड वाले हमेशा जर्मनी में क्या करते रहते हैं? कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते रहते हैं। वहीं में अगर दक्षिणी जर्मनी की बात करूं तो वहां पर मुझे फ्रांस का आधिपत्य देखने को मिलता है। तो अगर तुमसे कभी भविष्य में पूछा जाए क्या जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस और इंग्लैंड बाधा थे? हाँ थे, बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि हनोवर से लगाव किसका है? इलेक्टर का। इलेक्टर कहां का राजा है? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड बाधा क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। दक्षिणी में जब जर्मनी की बात करता हूं तब यहां पर फ्रांस आधिपत्य क्षेत्र मिलता है। मतलब दक्षिणी जर्मनी में फ्रांस जो है हावी है। हाँ है, दक्षिणी जर्मनी में फ्रांस हावी है। यही तो बातें हैं साहब। वहां पर तुमने ऑस्ट्रिया देखा था, वहां पर तुमने फ्रांस देखा था। चाय पियोगे तुम लोग? ये है, पीना है? आ जाओ। हाँ बिल्कुल थे, और ऑस्ट्रिया भी था। हाँ, बुंटेमबर्ग आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था पात्रता में, बुंटेमबर्ग। अगला मैंने आपको बुंटेमबर्ग के अलावा बवेरिया बताया था। हाँ सर। अगला मैंने आपको बादेन बताया था। हाँ सर। अगला मैंने आपको जो है वो पैलेटियन बताया था। हाँ सर। और एक मैंने आपको हैस डरमेस्टन बताया था। हैस डरमेस्टन बताया था। हाँ या ना में जवाब दूंगी सर। ये आपने हमें जो बुंटेमबर्ग, जो बवेरिया, जो बादेन, जो पैलेटियन, जो हैस डरमेस्टन क्षेत्र पूछ सकता है कि वीना व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी के जो 3 टुकड़े हुए थे उसमें दक्षिणी भाग में कौन शामिल नहीं है? ये शामिल थे, बाकी नहीं थे। मध्य भाग में कौन शामिल नहीं है? राइनलैंड शामिल है, बाकी नहीं है। उत्तरी भाग में कौन शामिल नहीं है? ये शामिल है, बाकी नहीं है। याद रखना पड़ेगा। उत्तरी और मध्य याद रख लो, बाकी जो बचे वो सब दक्षिणी में कर देना। ये स्मार्ट स्टडी होती है। अब तुम उत्तरी भी रट रहे हो, दक्षिणी भी रट रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। क्यों? उत्तर और मध्य याद कर लो। मध्य में तो एक ही याद करना है, केवल उत्तर के याद कर लो। दक्षिण के याद करने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिण में जो बचेंगे वो चले जाएंगे। तो यार उत्तर वाले याद रखो ना। हनोवर ठीक है, फ्रैंकफर्ट ठीक है, सैक्सनी ठीक है, प्रसा ठीक है। हनोवर वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि हनोवर का ही तो एक व्यक्ति था इलेक्टर, जो कि इंग्लैंड का शासक बनता है, 1714 में बनता है। हनोवर याद हो गया। फ्रैंकफर्ट तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारी संधियां होती हैं ठीक है। सैक्सनी क्योंकि फ्रैंकफर्ट की प्रतिनिधि सभा में एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम ऑटो वन बिस्मार्क था। कब जाता है बताइएगा? कब जाता है ऑटो वन बिस्मार्क? फ्रैंकफर्ट में प्रसा का प्रतिनिधि बनकर। प्रसा में एक सम्मेलन हो रहा था। प्रसा में एक सम्मेलन हो रहा था, माफ करना, फ्रैंकफर्ट में एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में प्रसा की ओर से प्रतिनिधि के रूप में बिस्मार्क जाता है। मैंने पूछा कब जाता है? अगर मैं देखूं तो इसका परिवार, इसका जो जन्म होता है वो सामंत परिवार में होता है। ऑटो वन बिस्मार्क का, जो भैया बोल रहे थे कि बिस्मार्क है, सिंगर नवीन सेन, बिस्मार्क को इटली का एकीकरण का श्रेय जाता है, जर्मनी के एकीकरण का। वैसे तो जाता है नेपोलियन को, लेकिन ठीक है, बिस्मार्क का नाम याद रखना पड़ेगा। बताओ जरा, कब बना था ऑटो वन बिस्मार्क? फ्रैंकफर्ट सभा में प्रसा की ओर से प्रतिनिधि 1851 है, 61 नहीं है, है ना। अगर मैं बिस्मार्क की बात करूं ना, अगर मैं बिस्मार्क की, अब तुमने छेड़ ही दिया है बिस्मार्क के बारे में, तो अगर बिस्मार्क का देखा जाए तो इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, है ना। इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक। इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, चलेगा, हाँ चलेगा। अगला, अगला है आपका कि इनका जो जन्म होता है वो सामंत या कुलीन परिवार में होता है। इनका जो जन्म होता है वो सामंत या कुलीन परिवार में जन्म होता है, ठीक है।
अगर तुम जानते हो डाइट के बारे में, डाइट क्या है बताइएगा। और डाइट में ये प्रवेश करता है 1847 में, डाइट में प्रवेश करता है 1847 में। क्या तुम्हें डाइट पता है? डाइट क्या है? डाइट है एक राजनीतिक संस्था जो दो पक्षों के बीच क्या करवाती थी? समझौता। तो दो पक्षों के बीच समझौता कराने वाली राजनीतिक संस्था को डाइट कहा जाता था। ऑटो वन बिस्मार्क ने 1847 में डाइट मतलब इस राजनीतिक संस्था में प्रवेश किया था। ठीक है। अगला अगर मैं बात करता हूं तो 1859 में ये क्या करते हैं? तो ये 1859 में 1851 में प्रसा की ओर से है ना, प्रसा की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कहा जाते हैं? तो प्रतिनिधि के रूप में ये कहा जाते हैं तो फ्रैंकफर्ट सभा में, ये कहा जाते हैं तो फ्रैंकफर्ट सभा में, या फ्रैंकफर्ट सभा में क्या होते हैं? ये सम्मिलित होते हैं, फ्रैंकफर्ट सभा में शामिल या सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया होगा कि 1859 में ये क्या करते हैं? तो यूएसएसआर सोवियत संघ जो है ये वहां पर एक जगह है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, और ये सेंट पीटर्सबर्ग में क्या बनते हैं? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत बनकर जाते हैं। इसके अलावा मार्च का समय था, मार्च 1861 की बात थी, और मार्च 1861 में ये पेरिस के क्या बनकर जाते हैं? तो पेरिस के राजदूत बनकर जाते हैं। और ये पेरिस मतलब फ्रांस की बात हो रही है। ये नेपोलियन तृतीय से मिलते हैं। अच्छा, नेपोलियन तृतीय से मिला है 1861 में, है ना। मार्च 1862 में, माफ करना, मार्च 1862 है, मार्च 1862 है। और अगला मैंने अगर पॉइंट बोलूं तो सितंबर 1862 में ये बर्लिन वापस आ जाते हैं, इनको बुला लिया जाता है, बर्लिन वापस आ जाते हैं, और बर्लिन वापस आ जाते हैं इसके बाद, और इनको क्या कर दिया जाता है? तो प्रसा का चांसलर बना दिया जाता है। इसके बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है? तो प्रसा का चांसलर बना दिया जाता है। अब इसके बाद ये क्या बन गए हैं? तो प्रसा का चांसलर बना दिया जाता है। ले भैया, किसी ने पूछा था बिस्मार्क के बारे में, ये रहा तुम्हारा बिस्मार्क, है ना, ये रहा तुम्हारा बिस्मार्क। कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म कहाँ या कब होता है? तो सामंत या कुलीन परिवार में होता है। डाइट में प्रवेश करता है। अब कई लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं जली होगी और उन्हें अभी ये समस्या होगी कि डाइट क्या है। तो डाइट एक राजनीतिक संस्था है, डाइट एक राजनीतिक संस्था है। ये क्या करवाती है? तो समझौता कराने वाली है। ये क्या कराने वाली है? समझौता कराने वाली राजनीतिक संस्था है, समझौता कराने वाली राजनीतिक संस्था है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, थम्स अप करके बताइए, सेंट पीटर्सबर्ग का राजदूत कब बना? पता है। पेरिस का राजदूत कब बना? पता है। बर्लिन वापस कब आया? पता है। डाइट का सदस्य कब बना? पता है। और ये प्रसा की ओर से प्रतिनिधि के रूप में फ्रैंकफर्ट सभा में कब शामिल हुआ? पता है। याद कैसे करोगे? मैं कराऊंगा, तुम्हें याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सर आपने एक डेट लिखी थी मार्च 1862, ठीक है। सर एक डेट आपने लिखी थी मार्च के बाद सितंबर 1862, ठीक है। सर आपने एक डेट लिखी थी 1851, सर आपने एक डेट लिखी थी 1859 और एक डेट लिखी थी 1847। इन डेटों के सामने मुझे लिखकर बताइए कि क्या क्या जो है बवाल होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ का राजदूत बनता है, कौन सी सभा में शामिल होने जाता है ना, और कहाँ कहाँ का राजदूत के साथ साथ सभा के साथ साथ डाइट का सदस्य के साथ साथ सारी चीजें आपको इनके सामने लिखना पड़ेंगी। फटाफट से लिखिएगा। ऐसे तुम अगर इतनी कम संख्या रहेगी तो कैसे क्लास कंटिन्यू? मार्च 1862 में क्या हुआ था? सर ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग का राजदूत बना था, है ना। सेंट पीटर्सबर्ग का मार्च 1862 में क्या होता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग का राजदूत बनता है, सेंट पीटर्सबर्ग का राजदूत बनता है, ठीक है।
सितंबर 1862 में क्या होता है, पेरिस का राजदूत बनता है। और यहां पर ये नेपोलियन तृतीय से मिलता भी है, पेरिस का राजदूत बनता है। 1851 में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि 1851 में ये क्या किए थे, फ्रैंकफर्ट सभा में शामिल हुए थे। फ्रैंकफर्ट सभा में शामिल हुए थे, फ्रैंकफर्ट सभा में शामिल हुए थे। किसकी ओर से, तो हम बोलेंगे प्रसा की ओर से, हम बोलेंगे प्रसा की ओर से, प्रतिनिधि के रूप में, प्रसा की ओर से प्रतिनिधि के रूप में। हाथ चलाने पड़ेंगे आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है ना, वर्ग 1 में मास्टर बनना आसान बात नहीं है साहब। 1859 में क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे कि भैया 1859 में क्या होता है, तो 1859 में अगर आप बात करते हो तो आपको ये बताना है कि 51 हो गया, 59 और 47 में क्या करते हैं, डाइट में प्रवेश करते हैं, डाइट में प्रवेश करते हैं। डाइट क्या है, एक राजनीतिक संस्था है ना। डाइट क्या है, अच्छा सितंबर में पेरिस का राजदूत, मार्च 1862 में सेंट पीटर्सबर्ग का राजदूत, 1859 में कुछ हुआ था क्या, हाँ, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग के बनते हैं। मार्च में क्या होता है, मार्च 1862 में पेरिस का राजदूत। अच्छा यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग का, पेरिस का, सितंबर में बर्लिन वापस, ठीक है। मार्च में क्या बनते हैं, पेरिस के राजदूत बनते हैं। सितंबर में, मार्च में क्या होता है, बर्लिन वापसी होती है ना, बर्लिन वापस आ जाते हैं। और सितंबर में ये क्या करते हैं, तो सितंबर 1862 में क्या कर, पेरिस के राजदूत बनते हैं, बर्लिन के राजदूत, बर्लिन वापस आ गए और ये प्रसा के चांसलर बन गए यहां पर, है ना। और यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग के राजदूत। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है ना, कि पेरिस के राजदूत, फिर जब बर्लिन वापस आए प्रसा के चांसलर बने, तो पहले सेंट पीटर्सबर्ग के राजदूत बनते हैं, उसके बाद पेरिस के राजदूत बनते हैं, उसके बाद प्रसा के चांसलर बन जाते हैं। इस तरीके से ये जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फ्रैंकफर्ट सभा में शामिल 1851 में होते हैं, डाइट में प्रवेश 1847 में करते हैं। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैंने यहां पर लिखे भी हुए हैं, है ना, यहां पर मैंने लिख दिए हैं। तो अब आपको, जैसे आपने कल इटली के एकीकरण में बाधक तत्व देखे थे, वैसे ही आपको क्या करना है, मेरा ओबीसी से 72 नंबर है, सोशल साइंस से कोई चांस है क्या, हो सकता है, अगर नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में तो हो सकता है 75-76 नंबर तक अगर बढ़ के आ जाते हैं तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर बहुत कम आए हैं लोगों के। आइए हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्वों की। जर्मनी के एकीकरण के जो बाधक तत्व हैं वो क्या क्या है, बाधक तत्व जो हैं वो क्या क्या है। क्या विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है, हाँ या ना में जवाब देना, बस हाँ या ना में जवाब देना। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है, हाँ या ना में जवाब दो केवल, बस कि हाँ सर विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप तो है, विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप तो है, हाँ या ना में जवाब देना। मैंने बोला हनोवर, ठीक है, हनोवर कहां पर है, मैंने बोला था उत्तरी जर्मनी में है, ठीक है। और इधर का एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, इलेक्टर, ठीक है। और इलेक्टर क्या होता है, 1714 में इंग्लैंड का शासक बनता है, 1714 में इंग्लैंड का शासक बनता है, 1714 में इंग्लैंड का शासक बनता है, इंग्लैंड का शासक बना। तो इसका जो इलेक्टर का जो मन है ना, ये कहीं ना कहीं हनोवर में ही रखा रहता है। इलेक्टर का जो मन है ना वो हनोवर में ही रखा रहता है, उत्तरी जर्मनी वाले हिस्से में रखा रहता है। एक चीज मैंने और पढ़ाई आपको, फ्रांस, और फ्रांस का जो आधिपत्य है, फ्रांस जो अपना प्रभुत्व जमा कर रखना चाहता है वो दक्षिणी जर्मनी पर रखना चाहता है। फ्रांस का आधिपत्य कहां पर है, तो दक्षिणी जर्मनी पर है। तो एकीकरण में ये बाधा है या नहीं है, बिल्कुल है।
एक पॉइंट तो हमेशा याद रखना है, जन जागरूकता का अभाव था, मतलब जनता जागरूक नहीं थी यहाँ की, जन जागरूकता का अभाव था, मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, लोगों को अपने देश के लिए फ्लैग नहीं चाहिए, लोगों को अपना राज्य नहीं चाहिए, लोगों को अपनी बाउंड्री नहीं चाहिए, उनको अपनी संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है, वो राजतंत्र को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो लोकतंत्र की ओर नहीं जाना चाहते हैं। तो जन जागरूकता का क्या था, अभाव था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलोगे कि सर यहां पर जो है, आपने बोला फ्रांस का है, आपने बोला कि इंग्लैंड का है ना, तो और भी सर कुछ था क्या, बिल्कुल था, ऑस्ट्रिया का भी प्रभुत्व था, है ना, ऑस्ट्रिया का भी प्रभुत्व था, एक पॉइंट ऑस्ट्रिया का भी है, ऑस्ट्रिया का भी प्रभुत्व था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने दोनों को परेशान करके रखा था, इटली को भी और जर्मनी को। यहां पर जर्मनी का जो एक हैप्सबर्ग राजवंश था, इसने समर्थन भी दे रखा था, जर्मनी का हैप्सबर्ग राजवंश ने इनको क्या दे रखा था, समर्थन दे रखा था। अब तुम समर्थन दे रहे हो विदेशी शक्तियों को, तो ये तो अपने आप शक्तिशाली होगी ना, है ना। 1999 का है कोर्स, है ना, 1999 का, ठीक है, आप एप्लीकेशन पर जाइएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। तो जन जागरूकता का क्या है, अभाव है। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है, ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी पर अपना शासन या अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, और जर्मनी का एक राजवंश है जिसका नाम है हैप्सबर्ग, वो इसका सपोर्ट भी कर रहा है। देख रहे हैं आप, मतलब और विदेशी शक्तियों को आप सपोर्ट कर रहे हो, आपको उनके अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन आप उसके विरोध में हो, आप उसके सपोर्ट में हो, आपको विरोध में होना चाहिए था। तो ये तीन चीजें हैं, ऑस्ट्रिया विदेशी शक्ति है, इंग्लैंड विदेशी शक्ति है, फ्रांस विदेशी शक्ति है, इन लोगों के आधिपत्य के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तो विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है, जन जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अधिकांश जो जर्मन राज्य हैं, सर जर्मन राज्य कौन, तो तुमने उत्तर के, मध्य के, दक्षिण के, ये जर्मन राज्य ही तो देखे हैं, है ना, ये जर्मन राज्य तो ही देखे हैं। तो यहां पर जो अधिकांश जर्मन राज्य है ना, इनके शिथिल सैनिक थे, अधिकांश जर्मन राज्यों के, ध्यान से सुनिएगा, अधिकांश जर्मन राज्यों के सैनिक जो थे वो शिथिल थे, मतलब हष्टपुष्ट नहीं थे, मतलब बोरिंग थे बहुत ज्यादा, है ना, आलसी लेजी थे, सो गए तो सो गए, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। हाँ, शाहरुख खान ने बोला है खाने वाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, खाने पर, सोने पर, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि भूख लग रही है लगने दो, नींद आ रही है आने दो, काम करो, तुम पढ़ाई करो, वर्ग एक में सिलेक्ट कैसे होगे, नहीं तो, है ना। तो अधिकांश जर्मन राज्यों के सैनिक क्या थे, शिथिल थे। क्या सर यहां पर भी आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, आर्थिक विकास वाला पॉइंट सब जगह चिपका सकते हो। जब तुम मेंस दे रहे होते पीएससी या यूपीएससी का, तब मैं ये पॉइंट तुमसे लिखवाता कि आर्थिक विकास की प्रगति नहीं हुई थी, या आर्थिक विकास में क्या था, अब आर्थिक विकास की प्रगति अवरुद्ध हो चुकी थी, यहां पर इतना पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं हुआ था। क्योंकि पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं हुआ था, तब सैन्य शक्ति मजबूत नहीं हो सकती, सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं जा सकते, आर्थिक विकास तो जरूरी है। और एक जन जागरूकता वाला पॉइंट, एक एकता का अभाव वाला पॉइंट, कि आपस में एकता नहीं थी। अभी मैं लिखवाऊंगा कि जर्मनी के जो लोग हैं, इटली के संबंध में, इटली के एकीकरण के संबंध में मैटरनिक ने बोला था कुछ, हाँ सर, मैटरनिक ने एक सेंटेंस बोला था कि एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में है, एक शहर दूसरे शहर के विरोध में है, एक आपका परिवार दूसरे परिवार के विरोध में है, और एक घर दूसरे घर के विरोध में है, एक व्यक्ति, एक आदमी दूसरे आदमी के विरोध में है। तो जब इतना ज्यादा विरोध चल रहा है, फिर तुम इटली के एकीकरण की बात कर रहे हो। ऐसे यहां पर है कि जो जर्मन राज्य हैं, चाहे हानोवर हो, चाहे प्रसा हो, ठीक है, चाहे आपका हनोवर, प्रसा के अलावा जो हमने और देखे हैं, जैसे आपका सेक्सनी है, फ्रैंकफर्ट है, बुंटेमबर्ग है, बवेरिया है, ऐसे बहुत सारे राज्य देखे हमने छोटे छोटे। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब रूप से क्या है, इनमें असमानताएं हैं, एकता नहीं है। एक राज्य का कोई दूसरा धर्म है, दूसरे राज्य का कोई दूसरा धर्म है, वहां पर कोई भाषा बोली जा रही है, यहां पर कोई भाषा बोली जा रही है, मतलब एक समानता नहीं दिख रही है, हमें असमानता दिख रही है। तो हम ये बोलेंगे कि सर
जो जर्मन राज्य थे, इनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या था? असमानता था, है ना। तो जर्मन राज्यों में, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जर्मन राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में असमानता थी। ये जर्मनी के एकीकरण के कुछ बाधक तत्व थे। इसमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी पॉइंट समझना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उनको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई इटली के एकीकरण में बाधक तत्व हम कल देख रहे थे, आज जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व ये डेमो लेक्चर से हैं, है ना। ये मैं आपको इस तरीके से आगे कंप्लीट कराने वाला हूं, चाहे इटली का एकीकरण हो, चाहे जर्मनी का एकीकरण हो। कल मैं आपको इतिहास के स्रोत वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि कैसे आपके साहित्यिक स्रोत हैं, कैसे विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है, कैसे पुरातात्विक लेख हैं, कैसे मुद्रा से जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो जो मुद्रा पर लिखे गए लेख थे उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, तो ये सब हम कल सवाल करेंगे, है ना। आज लाइट भी नहीं है, आंधी तूफान का माहौल है तो बाहर, है ना, तो यहाँ पर एसी वेसी कुछ चल नहीं रहा है, तो हम जो है इस क्लास को, या जो आपके वर्ग एक इतिहास की जो क्लास के डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर चल रहे हैं, इसकी आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस स्टार्ट 2 तारीख से हो जाएंगी, वर्ग 1 की और वर्ग 3 की। वर्ग 1 के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो मैं खुद लीड करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।